खुश नसीब वो है जो नसीब से खुश हो। आने वाले दिनों में जो स्पेल की टोटल बारिश है 150 से 200 मिलीमीटर तक हो जाएगी। कोई भी हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन जीतने के बाद। ऐसा किसी भी खिलाड़ी ने कमबैक नहीं किया जो सफार अहमद ने कमबैक किया। कुछ फिल्मों के अंदर कहानी बहुत अच्छी है, कुछ के अंदर आपके पास प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। मेरे लिए एज ए टीचर ये एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है कि उनकी हॉबीज नहीं है। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। मेरी अम्मी ने इसमें बहुत साथ दिया, मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ। क्या बात है भाई, ऐसा पैशन चाहिए जो सादिया में है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश ज़ुहेब। नाज़रीन, अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि जब कभी मायूसी होती है, किसी चीज़ से परेशान होते हैं या हालात ऐसे होते हैं कि हमें हर तरफ मायूसी नज़र आती है, उम्मीद की किरण नहीं होती, तो हम कहते हैं कि हमारा तो नसीब ही ख़राब है। ये बहुत गलत जुमला है, हमें ये जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हमारा ईमान इस बात पर है कि अल्लाह ताला ने जो कि बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है, हमारी किस्मत में जो लिखा है वो सही वक्त पर और अपने वक्त पर हमें मिल जाना है, तो फिर बदकिस्मती कैसी, हमें तो सही वक्त का इंतज़ार करना है। तो आज का हमारा कोट ऑफ द डे इसी हवाले से है, खुश नसीब वो है जो नसीब से खुश हो। यानी कि आप अपने नसीब पर आपको इत्मीनान हो और आप खुश हों, मायूसी ना करें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया हुआ और सही वक्त पर सही चीज़ हमें मिल जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करने वाला, 70 मौत से ज़्यादा प्यार करने वाले रब की ज़ात है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो आपके लिए अच्छा ना करे। कुछ देर के लिए आजमाइश होती है, फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो ये आज की अच्छी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और अब कुछ बात करते हैं लाहौर की, जहाँ से खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं। 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है लाहौर का, बारिश में वहाँ पर सब कुछ डूब गया है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इस पर भी हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो बड़ी खबर शामिल करते हैं हम। पंजाब का पैरिस डूब गया, सड़कें ज़ेरे आब, मोहल्ले तालाब। 30 साल की रिकॉर्ड बारिश साथ जाने ले गई। मौसमियाती तब्दीलियों के भयानक असरात दिखाई दे रहे हैं। जो लाहौर में हुआ, क्या वो बाकी शहरों में भी होने वाला है, ये आज हम प्रोग्राम में जानेंगे। दुबई के बाद सऊदी यात्रा, मियां साहब सियासी मंजरनामे पर मुतहर्रिक, बिजनेस कम्युनिटी से सरमायाकारी कराने का टास्क, सऊदी दोस्तों से भी अहम मुलाकातें मुतवक्के। पीसीबी की सरबराही का ऊंट आखिरकार करवट बैठ गया। पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील, सरबराही ज़का अशरफ के सपुर्द। अहम इवेंट से पहले बड़ी तब्दीली, टीम की परफॉर्मेंस में क्या तब्दीली लाएगी, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। स्पेशल ओलंपिक्स में स्पेशल एथलीट्स की स्पेशल परफॉर्मेंस, पाकिस्तानी दस्ते ने मेडल्स की लाइन लगा दी। कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले एथलीट से आज आपकी मुलाकात होगी। ये तो हैं जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूटा है और ये कहा जा रहा है कि ऐसी सूरत हाल बाकी शहरों में भी पेश आ सकती है। तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है। इस पर सूरत हाल कैसी रह सकती है जानना बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, ट्विटर की बात करूँगी मैं स्पेसिफिकली, तो ट्विटर पर सारिफीन ने जो बातचीत की है उसमें जनाब जो पहला ट्रेंड हमने देखा है वो इस वक्त ऐप के हवाले से है। थ्रेड्स ऐप है और बताया जा रहा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मरकज़ी जो कंपनी है मेटा ने ट्विटर की तर्ज पर ये नई ऐप तैयार की है जिसका नाम इन्होंने थ्रेड्स रखा है। और इस पर लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया कि ऐप कैसी होगी और किस तरह ये काम करेगी और क्या ये ऐप भी बाकी ऐप्स की तरह बिल्कुल मुफ्त होगी। ये सब सारिफीन इस पर डिस्कशन करते रहे। बड़े मज़े मज़े के ट्वीट्स लोगों ने किए हैं, सारिफीन ने अपनी अपनी राय का इजहार किया है। दूसरा जनाब जो ट्रेंड रहा वो 5 जुलाई ब्लैक डे के हवाले से रहा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के तहत मुल्क भर में कल यौम स्याह भी मनाया गया था। तीसरा जनाब जो ट्रेंड था वो जूनियर एशिया कप 2023 है, क्योंकि जूनियर एशिया कप में बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत होने वाले हॉकी के खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को रवां साल एशिया हॉकी कप में खेलने का मौका फराहम किया जा रहा है। तो इस ट्रेंड में भी अब तक हज़ारों सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। आपको पता है हॉकी हमारा कौमी खेल है और इस खेल के हवाले से किस तरह काम हो रहा है, क्या किया जा रहा है, कितना इग्नोर हुआ, सारिफीन ने अपने अपने ट्वीट्स करके अपनी अपनी राय का इजहार किया। अब वापस आ जाते हैं जनाब उसी इशू पर जिसकी मैंने सबसे पहले बात की। भारत से दाखिल होने वाली बरसात है ये,
जो कि लाहौर और गिरदुनवा में इतनी बरसी कि 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। लाहौर के बेशतर इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई और आई थिंक सो 291 मिलीमीटर जो बारिश है ये ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। तो जुमे की शाम और इतवार की सुबह तक कराची में भी सूरत हाल रहने वाली है। पेरिस कहते हैं लाहौर को शहबाज शरीफ साहब, लेकिन पानी ही पानी पेरिस में नजर आया। शहरी सख्त अजियत का शिकार हैं। शदीद बारिशों ने शहरियों को ज़हनी मरीज बना दिया है। पसमानदा इलाकों के साथ पोश इलाके जिनमें जनाब गुलबर्ग है, शाह जमाल है, मुस्लिम टाउन है, इसके अलावा दीगर इलाके भी हैं, उनकी सड़कें भी पानी में डूबी हुई हैं और बारिशों का पानी इस वक्त घरों से निकालना दुश्वार हो गया है और समझ नहीं आ रही। प्रेडिक्शन तो थी, पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए, वास्ता बिल्कुल नज़र नहीं आया सड़कों पर। वहाब रियाज अलबत्ता वाइट कलर के शूज़ पहने ज़रूर सड़कों पर नजर आए, कुछ धक्के लगाते रहे, पानी उड़ाते रहे, उन पर भी काफ़ी तनकीद हुई। अभी वहां पर क्या सूरत हाल है ये जानने के लिए शौकत अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। शौकत बताइएगा। जी, लाहौर में मानसून का तगड़ा स्पेल जो है वो जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी 291 मिलीमीटर बारिश हुई और इस वक्त भी लाहौर में आसमान पर बादल छाए हुए हैं और PDMA ने अलर्ट जारी किया है कि अभी मज़ीद बारिशें होंगी। 10 जुलाई तक आ गया बारिशें होंगी और ये भी कहा गया 8 से 10 के दरमियान जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और दरियाओं का जो 4 का नाम बताया है उसमें दरिया झेलम है, दरिया चनाब है, दरिया सतलुज है और रावी के जो नाले हैं और इर्द गिर्द आबादियों उनको कहा गया है कि ये ओवरफ्लो हो सकती हैं और सैलाब आ सकता है, इसलिए तमाम मुतलका जो है अदारे अलर्ट रहें। तो बारिश तो कल की थम गई है और भी मज़ीद बारिश होनी है, लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि ये कहा जाता है कि कच्ची बादियों में पानी दाखिल हो गया है, वहाँ आफतज़दा करार दे दिया गया है। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं गुलबर्ग से मुलिका शाह जमाल के इलाके में। तो ये कैमरामैन वकास आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े घर हैं जो कि कनालों में हैं, 10 कनाल से कम कोई घर यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर सड़क की ये सूरत हाल है कि 24 घंटे हो गए हैं बारिश थमे हुए, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो पानी जूं का तू बरकरार है और गुजरने में गाड़ी में भी जो को बैठा हो उसको भी गुजरने में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और जो पैदल अफराद हैं वो तो घरों में बैठने पर मजबूर हो गए हैं। उनका ये कहना है कि हम सोचते थे कि शायद को पसमानदा इलाकों की सूरत हाल हो, लेकिन गुलबर्ग और शाहजमाल के इलाके जो हैं जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ सिटी हैं, वहाँ पर यह सूरत हाल है। यहाँ पर यह कहा गया कि जब अंडरपास बनाया गया है तो इसकी गलत तामीर की गई, इसके बाद यहाँ पर रेन वाटर के लिए पाइप भी डाले गए, लेकिन सूरत हाल जो है जूं की तो बरकरार है। और जो अदारे हैं वो ये कहकर बरीजुमा हो गए हैं कि बारिश ने 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, लिहाजा इस वजह से सड़कों पर पानी दिखाई दे रहा है। लेकिन सूरत हाल को किसी सूरत भी तसल्ली बख्श करार नहीं दिया जा सकता। और इस तूफ़ानी बारिशों की वजह से 8 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और बाज़ इलाकों में ऐसे वाक़े भी हुए हैं कि जो कि कोर्ट नहीं हो सके, उनको रिपोर्ट नहीं किया गया। यानी कि 2-3 ऐसे अफराद भी जहाँ बाक हुए जिनके मतलब कहा गया कि वो करंट लगने से जहाँ बाक हुए, लेकिन उसको लेस्को इंतजामिया ने तस्लीम नहीं किया। मुतल्लिका अदारे जो हैं अपनी नाअहलियाँ छुपाने में लगे हुए हैं और आवाम का अल्लाह हाफ़िज़ है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और शहरी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि लाहौर को पेरिस क्या बनाना है, इसको लाहौर ही रहने दो तो बेहतर है। ठीक है, आपसे हम मजीद भी शौकत जानते रहेंगे। और इस वक्त हमें कराची से राजा इमरान ने ज्वाइन किया है, उनसे भी सूरत हाल जानते हैं। कराची में भी कल रात से नाजरीन हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी है और आज मौसम काफ़ी अबर आलूद है और कहा जा रहा है कि जुमे की शाम से यहाँ भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो राजा इमरान, आप बताइएगा क्या कह रहे हैं महकमा मौसमियात और सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, अगर महकमा तो मौसमियात के मुताबिक आज जो है मौसम रहेगा और साथ में आलूद भी रहेगा। और आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 से 36 सेंटीग्रेड तक रहेगा। और कल जो है बादल जो है वो कराची में दाखिल हो जाएंगे और कल से प्री मानसून जो है वो शुरू हो जाएगा। इस हवाले से ये महकमा मौसमियात का कहना है कि सिलसिला जो है 9 जुलाई तक जारी रहेगा। लेकिन इस हवाले से जैसे इंतजाम की अगर बात की जाए तो मेयर कराची ज़रूर इस बात करते हैं कि कराची के वो तमाम बरसाती नाले जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बरक्स कुछ और ही हैं, जो लाहौर का हाल है उससे भी बुरा हाल कराची का हो सकता है। अगर ठीक है राजा इमरान, मैं आपसे पता करने की कोशिश करती हूँ, आपकी आवाज़ हमें हम तक सही से पहुँच नहीं पा रही। अभी कराची में भी मौसम अबर आलूद है और ये कहा जा रहा है कि जो मानसून के स्पेल के आखिरी 2 दिन हैं उनमें कराची में बारिश हो सकती है। जुमे की रात से शुरू होगी, इतवार की सुबह तक ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कोई हैवी रेनफॉल तो नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा। मॉडरेट रेनफॉल है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये स्पेल कब तक जारी रह सकता है इस हवाले से भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो सिचुएशन लाहौर में पेश आई है वो दीगर शहरों में भी पेश आ सकती है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि महकमा मौसमियात से हमें कोई ज्वाइन करे ताकि हम उनसे पूछ सके क्या है सिचुएशन, वो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं और क्या फोरकास्ट है।
लेकिन अभी जो सूरत हाल लाहौर में वो इंतहाई ख़राब है। भयानक असरात नज़र आए हैं, तकरीबन 7 अफराद जान से चले गए हैं करंट लगने के बायस और छतें गिरने के बायस। और यही हिदायत सामने आ रही हैं बार बार कि वो लोग जो कि इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं वो कोशिश करें अपने घरों से बाहर ना निकलें, बाहर निकलने से गुरेज करें, और वो इमारतें जो कि इस वक्त ज़ेर तामीर हैं या फिर खस्ता हाली का शिकार हैं उनसे दूर रहा जाए। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डायरेक्टर मौसमियात शाहिद अब्बास साहब ने। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो लाहौर में बारिश रिकॉर्ड की गई है, कल 291 मिलीमीटर कल बारिश रिकॉर्ड की गई है। अभी कहा जा रहा है कि 2 दिन तक ये सिलसिला जारी रह सकता है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि ये सिलसिला जो है ये आज 6 तारीख है, ये 9 तारीख तक रहेगा और 10 को ये निकलेगा। आज का दिन कुछ कम है और कल से ये बारिशों का सिलसिला लाहौर में फिर जोर पकड़ेगा। ये 7 की नाइट से 8 और 9 में अच्छी बारिशें हैं और खतरनाक भी हो सकती हैं। और दूसरा ये है कि इसका मेजर पार्ट जो है वो इंडिया में हमसे भी ज्यादा बारिशें होंगी, जिससे हमारे जो ईस्टर्न रिवर है, चिनाब है, रावी है और सतलुज, उनमें भी जो है पानी का रेला आ सकता है। खासतौर चिनाब में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ये स्पेल अब कुछ वीक हो गया है या फिर ये आगे कुछ दिनों में फिर से इस तरह का स्पेल आ सकता है? क्या सूरत हाल रहेगी लाहौर में मौसम की आगे आने वाले दिनों में? ये जो हमने कोई आज से 5 दिन पहले ये फोरकास्ट दे दी थी कि एक जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो पाकिस्तान में 3 तारीख को दाखिल होगा और 9 तारीख तक निकलेगा, और उसमें से तूफानी और ज्यादा खतरनाक जो है ना बारिशें हो सकती हैं। उसकी वजह यह कि आजकल मानसून में नमी ज्यादा होती है और लेकिन इसमें एक एडिशनल फैक्टर ये हुआ कि इंडिया की तरफ से जो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर सप्लाई जो है अच्छी खासी, इसी वजह से कल लाहौर में बहुत बारिश हुई। और आने वाले दिनों में भी जो है मगरबी हवाओं के साथ साथ जो है वो बे ऑफ बंगाल से जो नमी फीड हो रही है, तो उसकी वजह से एक शदीद बारिशें बिल्कुल हो सकती है। तो शाहिद साहब, आपने ये बताया कि आज कुछ ये हल्की बारिशें होंगी लेकिन कल फिर से तेज बारिश का इम्कान है, तो इतनी ही मिलीमीटर बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है या फिर इससे कम होगी? देखिए, उनमें आने वाले दिनों में जो स्पेल की टोटल बारिश है तो अंदाजन 150 से 200 मिलीमीटर तक हो जाएगी। और ये एक अच्छी खासी, क्योंकि हमारे जितने मेगा और अर्बन सिटी हैं वहाँ अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। लाहौर की भी ड्रेनेज कैपेसिटी आवरली 1 आवर में अगर 25 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो वो अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, वो ड्रेन आउट नहीं हो पाती। सही। अच्छा, अभी पूरे लाहौर शहर में एक ही तरह की बारिश है या फिर कुछ इलाकों में हल्की कुछ में तेज, ये सूरत हाल रहेगी? देखिए, कल की बारिश का एक जो फीचर था उसमें यह था कि पूरे लाहौर जैसे कराची की तरह लाहौर भी काफी बड़ा शहर है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ इलाकों में बारिश होती है, कुछ में हल्की होती है। कल लाहौर में के सारे इलाकों में जो बारिश हुई हर जगह पे कम से कम 100 मिलीमीटर से हर जगह ज्यादा हुई, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ वाटर काफी ज्यादा हो गया, जिसको ड्रेन आउट। और दूसरा ये कि ये सुबह 3 बजे के करीब 3:30 शुरू हुई और दिन को 1:30 बजे तक लगातार 7-8 घंटे चलती रही। अच्छा, अभी आज जो मौसम की सूरत हाल रहने वाली है उसमें हल्की बारिश के साथ हवा भी है या फिर हब्स की सूरत हाल होगी? नहीं, क्योंकि ये जो वेस्टर्नी हवाएं होती हैं ये ठंडी भी होती हैं और इससे आज देखें कल टेम्परेचर मैक्सिमम 24-25 था, आज भी उससे 30 के ज्यादा नहीं जाएगा, 30-31 से। उसमें से हबस नहीं होगा, हवा चलती है जो वेस्टर्ली होती है उसमें हबस नहीं होता। अच्छा, लेकिन हबस तो नहीं होगा, लेकिन उसके दोपहर के बाद ये डेवलपमेंट होगी क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है, ऊपर कूलिंग भी है। अच्छा, एक चीज और मुझे बता दीजिएगा कि ये स्पेल निकलने के बाद मौसम की शिद्दत कैसी होगी? उसके बाद तो एक तो दिन तो रहेंगे, लेकिन चूंकि इंडिया की तरफ और बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से मॉइस्चर सप्लाई जो अपर पार्ट ऑफ पाकिस्तान में है, तो उसके बाद फिर जो है ये 9 तारीख को अगर निकलता है तो 1-2 दिन के बाद फिर ये हबस वाली सूरत हाल और टेम्परेचर राइज कर देंगे और वो फिर एक नए सिलसिले को जन्म देगा चंद दिनों के बाद। सही, ठीक है। शाहिद अब्बास साहब, आप मेरे साथ रहेगा। राजा इमरान ने कराची से मैं ज्वाइन की, उनसे कराची के मौसम की अपडेट भी हम ले लें। राजा इमरान, कहिएगा क्या सूरत हाल है मौसम की शहर कायद में?
जी बिल्कुल, शहर कायद में जैसे कि मैं पहले भी इस हवाले से बता चुका हूं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम गर्म रहेगा और उसके साथ साथ अब्र आलूद भी रहेगा। लेकिन इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि कल तक जो है बारिश जो है वो बरसेगी और कल से प्री मानसून का सिलसिला जो है वो कराची में शुरू होगा, जो 9 जुलाई तक जारी रहेगा। आज अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब जो है 72% बताया जाता है और हवाओं की रफ्तार जो है वो 16 किलोमीटर पर घंटे के हवाले से बताया जा रहा है। आज भी देख रहे हैं हम कि सुबह के टाइम जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का अतलात भी आ रही थी, लेकिन आज मौसम गर्म है लेकिन अब्र आलूद है और इस हवाले से कल और परसों जो है बारिशों का बताया गया है। लेकिन यहाँ पर वही बात करते चलें जैसे लाहौर के हाल बता रहे थे, अगर कराची में बारिशें होती हैं तो उसके हवाले से कितनी तैयारियाँ की गई हैं। कराची में छोटे बड़े जो हैं 400 से ज़ायद नाले हैं, जिसमें 7 बड़े नाले हैं। उनकी सफाई के हवाले से हमारे कराची ज़रूर दावा कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। अभी तक वो सफाई नहीं हो सकी। अगर लाहौर जैसी बारिश कराची में होती है तो काफ़ी नुकसान जो है कराची में देखना पड़ेगा और शहरियों को हमेशा की तरह मुश्किलात का सामना भी रहेगा, क्योंकि नशीबी इलाकों की बात की जाए आज भी सीवरेज का निज़ाम वहाँ पर ठीक नहीं है। जब भी बारिश होती है तो वहाँ पर 2 फुट 3 फुट तक जो है पानी चला जाता है। मानसून का सिलसिला क्योंकि अब शुरू हो जाएगा तो इस हवाले से यही है महकमा मौसमियात का कहना कि कल से जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन तैयारियों की अगर बात की जाए तो तैयारियों के हवाले से शहर में वैसे इंतजामात जो है वो नजर नहीं आते। जगह जगह रोडों पे खुदाई है और खास करके ठीक है, वैसे इंतजामात नजर नहीं आ रहे, नालों की सफाई उस तरीके से नहीं हुई और अगर लाहौर जैसी सूरत हाल कराची में हो गई तो बहुत मुश्किल होने वाली है कराची के शहरियों के लिए। शाहिद अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और राजा इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। दुआ यही की जाएगी कि सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी ही रहे कि जहमत ना बने, और क्योंकि मामलात ऐसा उस तरह हम लोग ऑलरेडी तैयार नहीं होते हैं, नालों की सफाई उस तरीके से नहीं हो पाती और वही होता है कि फिर अर्बन फ्लडिंग का खतरा पैदा हो जाता है, लोग परेशान होते हैं, पानी घरों में दाखिल हो जाता है। तो अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो। आगे कुछ सियासी मंजरनामे की बात करेंगे और अहम खबर जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है, आपको कल ही हमने बताया था कि नवाज शरीफ सऊदीया जा रहे हैं। कल मियाँ साहब जद्दा पहुंच गए, आज उनकी वहां क़याम का दूसरा दिन है। बाखबर जराए 2 बड़ी खबरें दे रहे हैं। पहली खबर तो यह कि मियाँ साहब सऊदी अरब में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी को इस बात पर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली हुकूमत बनने से पहले पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल के सुधार के लिए बड़ी सरमायाकारी यकीनी बना दी जाए। दूसरी जो अहम इतला है वो ये है कि इस दौरा सऊदीया का मकसद ये है कि सियासी तौर पर अहम तरीन फेवर्स हासिल की जाए, लेकिन असल बात क्या है कोई ऑफिशियल जराए इस हवाले से लबकुशाई करने को राजी दिखाई नहीं दे रहा। इस दौरे में मरियम नवाज का शामिल होना भी मानी खेज है, जबकि हाल ही में नवाज शरीफ ने लंदन से दुबई का सफर किया था और दुबई पाकिस्तानी सियासत का गढ़ बना हुआ था, जिसके बाद अब वो सऊदीया पहुंचे हैं और इसको इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। लगारी साहब, जिस तरह दुबई इस सियासी मरकज बना हुआ था, सबकी निगाहें दुबई पर थीं, लगता है वहां पर मामलात कुछ तय नहीं हो पाए तो सऊदीया जाना पड़ा। आपके पास अंदर की खबर है, क्या चल क्या रहा है? अंदर की खबर तो मेरे पास कोई भी नहीं है। जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। अभी तो एक फरीक पहुंचे हैं मियाँ नवाज शरीफ और सऊदी अरब के साथ, चूँकि आपके दोनों रिश्ते हैं, रूहानी भी और रूहानी के अलावा जो इंसानी रिश्ते हैं और दीगर जो हमारी ज़िंदगी और मौत के सिलसिले में बहुत सी मसाइल जो होते हैं उनके इलाज के लिए भी हम सऊदी अरब जाते हैं। वैसे लगारी साहब, इससे हटके मियाँ बरादरान के कुछ जाती ताल्लुकात भी हैं। जाती ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रहती है। शाह अब्दुल्ला के ज़माने में एक ख़ास किस्म के ताल्लुकात थे और शाह सलमान के ज़माने में अभी तक बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। साबिक वज़ीर आज़म के दौर में जब वली अहद पाकिस्तान आए थे तो वो अपने आप को पाकिस्तान का सफ़ीर कहते थे। फिर उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हुई हैं, फिर भी सऊदी अरब आपका साथ देता रहा है, पाकिस्तान का साथ देता रहा है। लेकिन असल मसला यह है कि पाकिस्तान खुद अपना साथ कब देना शुरू करेगा, कब हम वो जो है हम उधर इधर देखने की बजाय अपने आप की तरफ कब देखेंगे। वो भी लगारी साहब हुक्मरानों ने ही देखना है। जाहिर है जब भागदौड़ इनके हाथ में है तो यही रिफॉर्म्स भी करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगी, इस्लाहात होंगी। लगारी साहब, मरियम नवाज का साथ जाना बड़ा उसको मानी केस करार दिया जा रहा है, कहीं अगली वजीर आजम मरियम नवाज तो नहीं बनने जा रही? नहीं, कोई भी हो सकता है वजीर आजम इलेक्शन जीतने के बाद, लेकिन मरियम नवाज उनकी साहबजादी हैं और सियासत में बहरहाल उनका एक किरदार है
और वो ये भी सोचती हैं कि उनके साथ रहने से वो कुछ सियासी अमल का हिस्सा बन जाएंगी या सीखेंगी। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, हैरत अंगेज बात नहीं है। अगर बेटी अपने बाप के साथ जा रही हूँ और सियासत भी कर रही हूँ तो ऐसा कोई अजीब बात तो नहीं लग रही है मुझे। वैसे लगारी साहब, आप मेरी तस्दीक कीजिएगा, मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ कि जब मामलात तय ना पाएँ तो फिर उसके बाद हमें बैरूनी ताकतों की तरफ देखना पड़ता है मामलात को सुलझाने के लिए। क्या दूरियां पैदा हो गई हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और आगे इलेक्शन के बाद ये अलग अलग नजर आएंगे, इनसे मामलात नहीं कुछ आपस में बन पा रहे तो मियां साहब को सऊदीया जाना पड़ा? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि दूरियां पैदा हो गई हैं। दोनों की अलग अलग सियासत है, ये हमें समझना है पहले ना। दोनों के नजरियात अलग हैं, दोनों के तस्वुरात अलग हैं, दोनों का पाकिस्तान के बारे में विजन अलग है और दोनों के अपने अपने हल्का इंतखाब हैं। ये नहीं है कि एक पार्टी है या इनका कोई मर्जर हो चुका है। अगरचे पाकिस्तान की बेशतर सियासी जमातें एक जैसी सियासत करती हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि जनाब दूरियां पैदा हो गई अभी जो कुछ जीबी में हुआ है उसके बाद तो कुछ ऐसे ही जो हमारे सियासी पंडित हैं वो तो यही बातें कर रहे हैं कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जो जीबी में हुआ वो भी आपके सामने है। तो जीबी में जो हुआ है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अगर वजीर आजम को नाहर करार दिया गया है तो फिर अगर उनकी पार्टी या उनकी पार्टी के मुंतखब मेंबरान कोई और वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि 3-4 या 4-5 अरकान की जमातें जो हैं वो अपने वज़ीर आज़म लाने की कोशिश करें, तो ये वैसे भी ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस बात पर कोई ऐसा इशू नहीं हो सकता है। जरदारी साहब ने तो खुद इस बात को कहा है शायद कि वो अगरचे उनके साथ ये कमिटमेंट थी कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पीपल्स पार्टी को मिलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ना तो कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और ना वो चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बने, बल्कि वो चाहते हैं कि वही मेंबर जो मुंतखब हुए हैं वही। सब आखिरी सवाल है, मुझे ये बताइएगा, ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ये नून लीग के लिए चैलेंज है या फिर पीपल्स पार्टी के लिए आगे आने वाले दिनों में? मेरे ख्याल में अपने लिए एक चैलेंज है। वो ना तो सोलो फ्लाइट का सोच लिया है। पहले तो 36 सीटें मांग ली हैं इन्होंने सीट एडजस्टमेंट में नून लीग से, वो कह रहे हैं कि 36 तो क्या हम 6 भी नहीं देंगे आपको। नहीं, मैं यही समझता हूँ कि वो खुद अपने लिए चैलेंज है और उसका कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है। उनके पास सीटें जीतने वाले जो हैं वो ऐसे कोई बड़े मेंबर्स नहीं हैं जो सियासत में इमरान खान के साथ आए थे और उनके ही साथ चले। लगारी साहब, मुझे क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है, आखिरी बात आपसे पूछूंगी, हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा। बड़ी जमातें ऐसी हैं जो वजूद में भी आई और बस बन के खत्म हो गई, इसका भी यही अंजाम आप देख रहे हैं या फिर ये चलेगी जमात? मेरे ख्याल में चलना चाहिए, जमातों को खत्म नहीं होना चाहिए और लॉजिक वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है, उन्होंने वो रास्ते अख्तियार करने चाहिए जो पाकिस्तान में सियासत के रास्ते हैं। ये जो सबके ऊपर चढ़ दौड़ना जो है वो ठीक नहीं होता। चलें, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब, आप मौजूद रहे। बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि बिल्कुल एक पॉलिसी होनी चाहिए और सब पे चढ़ दौड़ना ठीक नहीं है। सियासत जिस तरह होती है वैसे की जाएगी तो उसके समरात भी आगे चलकर आपको मिलेंगे, लेकिन अलबत्ता इस सिचुएशन में चैलेंज जरूर है नून लीग के लिए भी, पीपल्स पार्टी के भी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं स्वीडन में बेहुरमती की कोशिश पर अक़वाम मुत्तहिदा ने रवां हफ्ते हंगामी इजलास बुला लिया। ये इजलास पाकिस्तान की कोशिशों से बुलाया गया है। यौम स्याह भी मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हकूक़ के जारी इजलास का एजेंडा तब्दील करके स्वीडन वाक़े पर बहस की जाएगी और ये इजलास 14 जुलाई तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया समेत तकरीबन तमाम मुस्लिम दुनिया में इस वाक़े के खिलाफ सख्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहरे हो रहे हैं और सख्त गम गुस्सा जो मुस्लिम उम्मा है उसमें पाया जा रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपकी राय में बहैसियत मुस्लिम उम्मा हमें कैसे एहतजाज करना चाहिए, हमारा रद्द-ए-अमल इस वाक़े पर क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कुरान करीम को जलाए जाने का सानहा 1.5-2 अरब मुसलमानों के लिए इंतहाई अज़ियत, आज़ार और रूहानी तकलीफ़ का बायस है। और ये कोशिशें मग़रिब में हमारे दीनी मुक़द्दसात की हुर्मतों को पामाल करने के लिए वक्तन फ़वक्तन की जाती हैं, और इनके पीछे एक फ़िक्र कार फरमा है कि जब मुसलमान इन मज़मूम हरकात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और रद्द अमल का इजहार करेंगे जो उनकी दीनी हमीयत व गैरत का तकाज़ा है, तो फिर वो मुसलमानों पर इंतहा पसंदी, नफ़रत अंगेज़ी, अस्करियत पसंदी और दहशत गर्दी के फतवे लगाएंगे। यही इस्लामोफोबिया है जिसका आज उम्मत मुस्लिमा को सामना है। ख़ुद अमेरिका और अहले मग़रिब को गौर करना चाहिए कि 9/11 के सानहे के बाद उनमें जज्बा इंतकाम इस हद तक उभरा कि उन्होंने तमाम आलमी क़वानीन को बालाए ताक रख कर अपने मुल्क से हज़ारों किलोमीटर दूर अफ़गानिस्तान को ताराज किया और तकरीबन 3000 अरब डॉलर खर्च करके 20 साल तक जंग मुसल्लत की, ग्वांतानामो बे की जेलें ईजाद की। तो फिर उन्हें समझना चाहिए कि अगर उनके जज्बात मजरूह हो सकते हैं तो मुसलमानों के जज्बात नामूस उलूहियत जल्ल वाला, नामूस रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामूस कुरान करीम पर उनसे करोड़ों दर्जे ज़्यादा हमारे जज्बात बरंगेख्ता होते हैं। इसलिए उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिम हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कौंसिल और सलामती काउंसिल और हुकूक़ इंसानी के इदारों को मुतहर्रिक करें कि जिस तरह एक या चंद अफराद को अटैक करके, हमला करके और अज़ियत पहुंचाना दहशत गर्दी है, तो 1.5-2 अरब मुसलमानों को इन हरकात के ज़रिए ज़हनी, क़ल्बी, रूहानी और ईमानी तौर पर अज़ियत पहुंचाना ये दुनिया की सबसे बड़ी दहशत गर्दी है। इसे बिल्कुल आलमी सतह पर दहशत गर्दी मुफ्ती साहब मुझे ये बताएगा कि हम ये देखते हैं कि जब कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो यूएन से एक स्टेटमेंट आ जाता है, हंगामी इजलास बुला लिया गया, OIC के प्लेटफॉर्म से भी बयान आ गया, मुतहर्रिक नज़र आई, लेकिन अमली तौर पर एक्शन कुछ नहीं होता, स्टेटमेंट की हद तक मामलात रहते हैं। अगर ऐसा होता कि प्रैक्टिकली कुछ नज़र आता तो शायद ऐसे वाक़यात रुक जाते। 5 महीने पहले भी ऐसा वाक़या पेश आया, 1 साल पहले भी ऐसा वाक़या पेश आया और अब फिर पेश आया। इसकी वजह क्या है? हमारा मुस्लिम हुकूमतों और हुक्मरानों से मुतालबा यही है कि करारदादें पेश करना ये उन लोगों का काम है जो मसनदे इक़्तिदार पर फाइज नहीं होते, लेकिन जो हुक्मरान और कानून साज इदारे मसनदे इक़्तिदार पर फाइज हैं उन्हें अमली इक़दामात करने चाहिए और उन इक़दामात में इक़्तिसादी, तिजारती, सिफारती और सियासी इक़दामात शामिल हैं। जब मुसलमान ममलुकतें 57 मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर, यकजा होकर और मुनज़्ज़म होकर ये इक़दामात करेंगे और उन पर लफ्ज़न और मानन अमल करेंगे
तो फिर मुझे यकीन है कि इसके नताइज भी बरामद होंगे। मुफ्ती साहब, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे कि आपने दीगर मुस्लिम ममालिक की बात की है मुफ्ती साहब, क्या हम अपने दीन की नुमाइंदगी ठीक कर रहे हैं? क्योंकि जब कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जो इन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अपनी ट्रेड ख़त्म नहीं करते। क्या ये मफादात की डोर में बंधे हुए हैं कि उस तरह से रिएक्शन नहीं दे पाते? गालिब ने कहा था, कर दिया काफिर इन असनाम ख़याली ने मुझे। तो हमारे हुक्मरान चूँकि अहले मगरिब के ताबे होते हैं और वो मुख्तलिफ आलमी सतह पर जो इस्तिबदादी क़ुव्वतें हैं उनके असरात के ताबे हैं, इसलिए जिस जुर्रतमंदाना और दीनी, मिली और कौमी हमीयत के साथ इक़दामात करने चाहिए वो न नज़र आते हैं और न उनके नताइज नज़र आते हैं। इस मौके पर मैं अपने मुल्क के तमाम खुतबा से अपील करूँगा कि कल जुमअतुल मुबारक के दिन अज़मत क़ुरान, नामूस क़ुरान और इस्लाम की नवामी से मुक़द्दसा के उन्मान पर ख़िताबात करें और मुसलमानों को इन आलमी हालात से मुत्तला करें और जितनी किसी को तौफ़ीक़ हो पुरअमन रैलियाँ निकालें, एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज करते हुए अपने मुल्क के अंदर कौमी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाना या जानी नुकसान पहुँचाना ये शरन दुरुस्त नहीं है। ये घर फूंक तमाशा देख के मिसदाक है। हमारा तमाम एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, मुनज़्ज़म होना चाहिए और पूरे दीनी, मिली और कौमी जज्बात का, हमीयत का इजहार होना चाहिए ताकि मगरबी दुनिया को हमारा कम अज़ कम अवाम की सतह पर और उम्मत मुस्लिमा की सतह पर एक तवाना पैगाम पहुँचे। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी रोशनी डालिएगा। हम जब इन ममालिक में जाते हैं तो हमें ये तासुर मिलता है कि अमन पसंद लोग हैं, यहाँ ये अमन की बात करते हैं और यही वजह है कि प्रेशर भी बाकी ममालिक पर डालते हैं कि जी आप दहशतगर्दी रोकें और रू मोड़ के मुतालबे करते हैं। क्या वजह है कि इन ममालिक में बज़ाहिर ये अमन की बात करते हैं लेकिन इस्लामोफोबिया इतना तूल पकड़ है, उसको इतनी हवा मिल रही है कि इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं? क्या इन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है, अंदर से ये बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत करते हैं मुसलमानों से? उनकी अमन पसंदी के जो दावे हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं हैं। उनके कौल व फ़ेल में मुनाफ़क़त है। अगर उन्हें वाकई आलमी अमन अज़ीज़ है तो फिर उन्हें चाहिए कि इस तरह की हरकात का सद्दबाब करें और इसे काबिल ताज़ीर जुर्म करार दें और इनके मुर्तकिबीन को इबरतनाक सज़ाएँ दें ताकि दुनिया में जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं उनके दरमियान कम अज़ कम तामुल, तक़ारुब और जियो और जीने दो की फ़ज़ा पैदा हो। इसी तरह से ज़रूरत इस अमर की है कि दहशतगर्दी की आलमी सतह पर एक जामे तारीफ़ की जाए और उसका इतलाक़ इन तमाम शोबों पर किया जाए। चूँकि वो इस वक्त ताकत की पोजीशन में हैं तो इसलिए वो उसी ताबीर को मानते और नाफिज करते हैं जो उनके मफाद में है और जो ताबीर इंसाफ पर मबनी है लेकिन दूसरी और तीसरी दर्जे की अक़वाम की तरफ से आती है तो वो उनको अहमियत देने के लिए तैयार नहीं होते। मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। अमेरिका की तरफ से ऐलान आया कि मुफ्ती साहब मुझे ये बताइएगा कि बतौर मुसलमान आप हमारे किरदार को किस तरह देख रहे हैं
क्या ये लोग हमारे दीन को समझे बगैर, पढ़े बगैर, ज़ाहिर है पढ़ते तो वो नहीं है, लेकिन समझे बगैर इस तरह की हरकतें करते हैं, ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं कि खाइफ हैं, या फिर हमारे किरदार में कुछ ऐसी कोताही हो रही है कि जिसकी वजह से ये इस तरह से इनका बिहेवियर सामने आ रहा है? हमारे किरदार को आप किस तरह देख रहे हैं? है काज़ी फितरत का फतवा ये अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। उम्मत मुस्लिमा जब तक अपने वसाइल को मुज्तमा करके और उसे उन वसाइल को अपने दीनी, इस्लामी, ईमानी और अखलाक़ी अक़दार की सरबलंदी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपस में तफरीक़, तशद्दुद और मफादात का शिकार रहेंगे, तो फिर ज़ाहिर है कि वही नताइज सामने आएंगे जिनका आज हम सामना कर रहे हैं। जहाँ तक आम्मतुल मुस्लिमीन और उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक़ है, हुकूमतों से हटकर पूरी दुनिया में उनके जज्बात, उनका रद्द अमल एक जैसा है, और ये हमारा दीनी, मिल्ली और ईमानी और रूहानी तकाज़ा है। सही, बहुत शुक्रिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है इस इशू पर, और बिल्कुल इस पर कानून साजी भी होनी चाहिए और सख्ती इस पर अमल भी करवाना चाहिए, तभी इस तरह के वाक़यात को रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे जनाब, अब कुछ बात करेंगे। हुकूमत ने PCB की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी है, जिसकी सरबराही ज़का अशरफ को दे दी गई है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए PCB की नई मैनेजमेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दी है, जिसके बाद ज़का अशरफ को PCB की मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। यानी कि ऊँट अब जिस करवट बैठना था वो बैठ गया है। बड़ा इस पे परेशानी थी कि आखिर कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा। दूसरी जानिब कौमी टीम के खिलाड़ियों ने दौरा श्रीलंका के लिए कमर कस ली है। कराची नेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम के तरबियती कैंप का आगाज़ हो गया है। इस कैंप में कप्तान बाबर आजम भी हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान भी हैं, सरफराज अहमद साबिक कप्तान हैं, फास्ट बॉलर नसीम शाह भी हैं और 16 खिलाड़ी हैं इसके अलावा जो कि इसमें मौजूद हैं। तो इस वक्त हमें एक्सपर्ट क्रिकेट के हमारे साथ मौजूद है साजिद खान साहब, उनको हम वेलकम करेंगे। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपका इस पर रद्द-ए-अमल चाहूँगी कि आपने देखा ज़का अशरफ साहब को अब जिम्मेदारी मिल गई है, उन्होंने बागडोर संभालनी है, आखिरकार ये फैसला हो गया है। किस तरह देख रहे हैं आप ये मैनेजमेंट की तब्दीली, वो भी बहुत अहम वर्ल्ड कप्स आगे आ रहे हैं उससे पहले? बहुत शुक्रिया शायरी। जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये म्यूजिकल चेयर बनी हुई थी नजम सेठी, ज़का अशरफ, आखिरकार ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो गए हैं और उनकी कमेटी में साबिक एशियन प्लेयर ज़हीर अब्बास साहब भी मौजूद है, कमेटी मौजूद है। जिस तरह की आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रो दिया, तो दो बहुत बड़े इवेंट है, एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप आपने इंडिया जाके खेलना। 2012 में ज़का अशरफ की जब चेयरमैन थे तो पाकिस्तान इंडिया गई थी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी कारकर्दगी दिखा के आई थी। ज़का अशरफ पाकिस्तान की एक बड़े सीनियर हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी बड़ा अहम रोल प्ले किया। तो पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। जोहान्सबर्ग में जो मीटिंग हो रही है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एशिया कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से और टीवी राइट्स के हवाले से। इंडिया पाकिस्तान के जहाँ मैच जब पूरी दुनिया में जिसको सराहा जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ती है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहाँ पर अभी चेयरमैन साहब मीटिंग करने जाएंगे तो वहाँ एशिया कप के ड्रॉस के हवाले से अभी तक डिसाइड नहीं हुआ किस तारीख को कौन सी टीम मैच खेलेगी। 2 मैच तो और इंडिया का पाकिस्तान के दरमियान 2 मैच तो खेले जाएंगे। अगर सुपर 3 में आ गई, फाइनल में आ गए, 3 मैच खेले जाएंगे। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर काम करना चाहिए। ज़का अशरफ को इंडिया में 2023 वर्ल्ड कप में 9 मैचेस पाकिस्तान को खेलने और पाकिस्तान के इंडिया पाकिस्तान का जो 15 तारीख को जो मैच होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 1,35,000 से ज़्यादा तमाशे उस मैच को देखेंगे। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए में उस मैच की जितनी भी हाइट बढ़ेगी और पाकिस्तान की दुनिया क्रिकेट में जहाँ इस मैच की अभी से मेरे ख्याल में अगर टिकट शुरू होंगे 10 मिनट में टिकट बिक जाएंगे। 1,30,000 में 1,20,000 तो इंडियन होंगे, 10,000 पाकिस्तानी होंगे। उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नफ्स पे बहुत ज्यादा काबू करना पड़ेगा। अच्छा, साथ से आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आ रही है जिसके लिए पॉइंट्स टेबल का आगाज भी हो गया। अगर हम ये सीरीज जीत जाते हैं तो ये अच्छा आगाज भी होगा।
हाँ, आपने बहुत इम्पोर्टेंट शहरी जो पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान जो 2 टेस्ट मैच जो 2023 और 2025 आईसीसी टेस्ट चैंपियन के जो हवाले से आप बात कर रही हैं, जो नेशनल स्टेडियम कराची में जो टेस्ट मैच के हवाले जो कैंप लगा हुआ है, जो श्रीलंका में जाकर जो 2 टेस्ट मैच खेलेंगे पाकिस्तान की टीम, बाबर, रिजवान, सरफराज, अगर इमाम की बात करूँ, फ़खर की बात करूँ, शान की बात करूँ या नसीम की बात करूँ, अगर शहनशाह अफरीदी की बात पाकिस्तान की मुकम्मल अबरार की बहुत अच्छी बैटिंग टीम है, वो कंप्लीट टीम है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम 8 तारीख को श्रीलंका चले जाएगी। और लेकिन साजिद साहब ये जो सीरीज है, आई थिंक इसमें सिर्फ 2 टेस्ट हैं, अगर वनडे भी साथ होता तो ज्यादा बेहतर ना हो जाता, अच्छी तैयारी हो जाती आगे के लिए। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे। और आपको शहरीज ये भी बताते चलें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शेड्यूल इतना टाइट हो गया है, अब पाकिस्तान क्रिकेट कंटिन्यू 8 महीने क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान अगर एशिया कप की बात करें, श्रीलंका के टेस्ट मैच की बात करें, श्रीलंका की हवाले से बात करें, इंग्लैंड से की पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच, पाकिस्तान का शेड्यूल इतना टाइट है। और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी पाकिस्तान सुपर लीग 8 में एडिशन होगा और 2 टीमें ऐड होगी। यहाँ पर एक और ब्रेकिंग न्यूज करते चलो शहरीद, पाकिस्तान सुपर लीग की 2 टीमें ऐड हो जाएंगी। जो आप एडिशन होगा उसकी मारामारी इतनी ज्यादा होगी और अभी से इतनी मार्केटिंग बढ़ गई है। मैं अपने ब्रेकिंग करते हूँ, माजिद रिजवी साहब जो अमेरिका ह्यूस्टन में वो टीम लेना चाहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, तो बड़ी लोग भाग दौड़ कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। लोग टीमों की मारामारी हो जाएगी, 2 टीमें ऐड होगी। इसमें ये जो चेयरमैन साहब हैं उनको भी ये चीज को मंजर रखना चाहिए। सिंध प्रीमियर लीग हो रही है, उसमें सिंध की एक टीम आ सकती है, हैदराबाद की टीम आ सकती है। अब तक देखें सिंध तो ये चीज को भी बताना जरूरी है। मगर हम दोबारा क्रिकेट पे आते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो श्रीलंका जा रही है, 1 साल बाद शहनशाह अफरीदी कमबैक कर रहे हैं और बड़े अच्छा, वैसे मैंने साजिद साहब 2 नाम जो कि इस पर मेरी नजर गई है और मैं समझती हूँ कि मैं उस पर आपका तज्जिया भी लूँ। एक तो फवाद आलम जो काफी अरसा गायब रहे, फिर सरफराज फिर से स्क्वाड में नजर आ रहे हैं जो अभी जा रहा है श्रीलंका। किस तरह देख रहे हैं उनकी वापसी को और आगे क्या फ्यूचर है इनकी क्रिकेट का? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल शहरीज आपने किया। सरफराज अहमद पाकिस्तान की तरफ 51 टेस्ट मैच खेले अगेंस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ तारीखी इन्होंने कमबैक किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में ऐसा किसी भी खिलाड़ी ने कमबैक नहीं किया जो सरफराज अहमद ने कमबैक किया। 313 रन बनाए और पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसने मिसाल दी है, नौजवान का रोल मॉडल है। और जो श्रीलंका में जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसको वाइस कप्तान बनाया, अगर रिजवान भी टीम में उनकी जगह ही नहीं बनती टेस्ट मैच में, मगर उनको वाइस कप्तान बना दिया। मगर सरफराज तो यकीनी तौर पर एज ए विकेट कीपर, एज ए बैट्समैन टेस्ट मैच जो लास्ट पाकिस्तान टेस्ट मैच सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो ड्रॉ किया, उसमें सरफराज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खेलिए। मगर आप इस प्रोग्राम में तो मैं जरूर ब्रेकिंग कर दूं, सरफराज का एक्सपीरियंस का नेमर बदल नहीं है। आपको अगर वो एशिया कप खेलना है तो सरफराज और रिजवान को दोनों कंटिन्यू खिलाना चाहिए। और ये टीम पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ अब नई सिलेक्शन कमेटी आएगी, नई मैनेजमेंट आएगी, क्या रिजवान वाइस कप्तान रहेंगे? मैं नहीं समझता रिजवान को वाइस कप्तान रहना चाहिए। अगर वाइस कप्तान बनाना तो इमाम उल हक को बनाए, बाबर के साथ जो है, जो अभी प्रैक्टिस मैच जो हुआ उसमें इमाम और बाबर ने कप्तानी की है। मगर जिसने आपने फवाद आलम की बात की, फवाद आलम उस टीम में नहीं है, यासिर शाह टीम में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की टेस्ट मैच की जो कारकर्दगी है ना, उस तरह की कारकर्दगी नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल शहरी अब इसलिए करेंगे कि टेस्ट में हम 7वें 8वें नंबर पे, जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं 2023-2025 में, आजकल जो आपने देखा होगा ऐसी सीरीज चल रही है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जो क्रिकेट क्वालिटी क्रिकेट वहां पर खेली जाएगी ना, इस तरह की क्रिकेट तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बहुत आगे जाके खेलना पड़ेगी। मगर ये भी चीज पाकिस्तान की जो तीनों फाउंडर कैप्टन है बाबर, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा उन पर टीम डिपेंड करती है। 12,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। शहनशाह अफरीदी की बात करूँ, नसीम की बात करूँ, सरफराज की बात करूँ, तो ये बहुत शेप में नजर आ रही है टीम। साजिद साहब, बात ये कि बिल्कुल ये वो खिलाड़ी हैं जो कि अच्छे खिलाड़ी हैं, परफॉर्म करके इन्होंने दिखाया भी है और जाहिर है एजाज भी इनके पास हैं। लेकिन वही मसला है ना कि सम टाइम बस चल गए तो चल गए, ना चले तो ना चले, या फिर खेल में ऐसा ही होता है। हमारे क्रिकेट में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है कि हमें कंफर्म हो कि भाई ये खिलाड़ी ने इसका बल्ला चलना ही चलना है? अब चलेगा शहरी। देखिए, बात से व्हाइट बॉल की क्रिकेट में ओडीआई में हमारी टीम बहुत बेहतर है। जिस टीम के 4 वर्ल्ड रैंकिंग में प्लेयर, अगर इमाम की बात करूं, फकर की बात करूं, बाबर की बात करूं और शाहीन की बात करूं, नसीम के, वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपकी टीम में मौजूद है। व्हाइट बॉल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4 में आएगी, डंके की चोट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। आप साजिद साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एवरी डे इज नॉट अ गुड डे, ये कोई जवाब नहीं है। या फिर लक नहीं चला, ये भी कोई जवाब नहीं है। अगर आप
प्रैक्टिस में हैं और पैशन से खेलते हैं तो आपका बल्ला चलेगा ही चलेगा। 200% आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि पिछले 2 महीने से पाकिस्तान ने कोई क्रिकेट नहीं खेली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शेप में आ गई है, 2 प्रैक्टिस करने, टेस्ट मैच खेलना है, ओडीआई में पाकिस्तान। आप देखिए ओडीआई की जो टीम होगी ना वर्ल्ड कप के लिए आपको इन्हीं खिलाड़ियों को आपको लेके जाना पड़ेगा और पाकिस्तान टीम को आप बेहतरीन एक कोच की जरूरत है, ये मैनेजर की जरूरत है, एक मोटिवेट। देखिए आप इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के 5 वर्ल्ड कप खेलने वाले वसीम अकरम की ग्रेट्स, जावेद बिदाद, इंजी का फायदा लेना चाहिए। पाकिस्तान के पास मोटिवेट करने वाले के बड़े मेंटोर लोग है ना, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रेशर। चलिए आखिरी सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताएगा आगे आप पता है आपको एशिया कप, उसके बाद वर्ल्ड कप भी आ रहा है और ये मैचेस आगे श्रीलंका में भी खेले जाने हैं और भारत में भी खेले जाने हैं। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका टीम में रहना बहुत जरूरी है थ्रू आउट दिस क्रिकेट? देखिए तीनों पाकिस्तान की अब तो व्हाइट बॉल की क्रिकेट बहुत ज्यादा है। एशिया कप 50 ओवर का है, वर्ल्ड कप 50 ओवर का है। पाकिस्तान की टीम तो व्हाइट बॉल बहुत ज्यादा शेप बनता है। यहाँ पे नाम लेने की बात की, बाबर की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ, सरफराज की बात करूँ, नसीम की बात करूँ, शहनशाह अफरीदी गौरी, नवाज की बात करूँ, अहमद वसीम की बात करूँ, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की रेगुलर टीम है। इमामुल्लाह का ये नसीम की जो बहुत अच्छी टीम शेप में, मगर पाकिस्तान की ज्यादा चेंजिंग नहीं करनी चाहिए। एक आध चेंजिंग करना चाहिए, 2 चेंज हो जाएंगे। मगर आप देखिए चलिए बस एक छोटी सी बात बता दें मुझे, ज़का अशरफ की जो वापसी है कोई फर्क पड़ता है इससे या नहीं पड़ता? मैनेजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता टीम पे, परफॉर्मेंस पे? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करना चाहिए। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान खिलाड़ी वेट कर रहे हैं, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट 30 खिलाड़ियों को क्योंकि 3 महीने हो गए हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेशर ज़हरी तौर पर लड़कों के ऊपर रहता है और आज जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 4 महीने के लिए जगह से साहब को जो कमेटी बना दी गई है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी 4 महीने तक इनको छेड़ना नहीं, खिलाड़ियों को फोकस करें क्रिकेट में, उनको बेहतर से बेहतर सहूलत दी। और ज़का साहब एक बेहतरीन एडिकेट चलाने काम करना चाहते और उनको उनकी होते हुए मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट एक बेहतरीन शेप में आएगी और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है। उसमें वो तमाम इंशाल्लाह। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त हमें दिया और क्रिकेट डिटेल एनालिसिस हमें दिया है। और अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है बड़े स्मार्ट से गाए हैं ये, इनका नाम है कामरान। और कामरान इस वक्त फिल्म क्रिटिक्स के हवाले से जनाब बात करते हैं और बताएंगे कि इस फिल्म ने कितना बिजनेस किया, कौन सी ब्लॉकबस्टर रही और कोई चली या नहीं चली, ये सब इनसे पूछेंगे। सिर्फ 5 पाकिस्तानी फिल्में ही अच्छा बॉक्स ऑफिस कर सकी हैं जबकि दर्जनों बुरी तरह नाकाम रही हैं जब से कोरोना हुआ। मैं उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन इस साल पाकिस्तान में ईद उल अज़हा पर 6 फिल्में सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई और तकरीबन तमाम फिल्में अब तक अच्छा बिजनेस कर रही हैं। ईद पर पेश की गई फिल्मों में तेरी मेरी कहानियाँ, बेबीलिशियस, VIP, मदारी, आर पार, अल्लाह यार और इसके अलावा जनाब मेरे ख्याल में यही है। और ये फिल्में कितनी कामयाब हुई हैं, कितनी ने बिजनेस किया नहीं किया, कामरान आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। मुझे बताइएगा कि आपने तो आई थिंक सारी देखी होंगी। बिल्कुल। कैसी लगी? अच्छा, कदरे हद बेहतर फिल्म है। अच्छा, बेहतर फिल्म है क्योंकि ऑडियंस को एक उम्मीद छूट चुकी है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, स्क्रिप्ट अच्छा था, प्रोडक्शन कैसी थी, अच्छा क्या लगा? देखिए ये फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है ना, तो किसी का कुछ प्लस है, किसी का कुछ माइनस है। तो इसको लेते हुए अगर आप देखें तो कुछ फिल्मों के अंदर कहानी बहुत अच्छी है, मेकिंग बहुत अच्छी है, कुछ के अंदर आपके पास प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, कुछ के अंदर 2 टाइटल हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं अच्छा। तो ये मिक्स बैग का वो हो सकता है। तो आप सबको एक साथ जज नहीं कर सकते, मगर इन कंपैरिजन सिंस लास्ट ईद द टाइटल्स आर जनरली बेटर टाइटल्स हैं ये लोग इंडिविजुअली हर फिल्म। तो ये सिनारियो रहा है। सेकेंडली ईद के ऊपर एक बॉक्स ऑफिस का थ्रेशोल्ड होता है 4-5 दिन का ना आपके पास, ईद वीकेंड प्लस साथ एडिशन प्लस माइनस डेज के, वो आपके तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए के दरमियान का होता है और वो हमने रीच नहीं करा। तो इसका मतलब ऑडियंस नहीं निकल के आई, ये भी एक बहुत बड़ा डिटरेंट है। थर्डली हमारी इससे पहले इस शो पे बात हो चुकी है इसी के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर बॉक्स ऑफिस के ट्रैकिंग सिस्टम कोई नहीं है, तो हमें नहीं पता चलता कि कौन सी फिल्म ने कितना एक्चुअल बिजनेस करा है। अब हमारे अपने सोर्सेज होते हैं, हम बात करते हैं क्योंकि जर्नलिज्म है तो एक फील्ड है, हम वी कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन, कुछ इन कॉन्फिडेंस, कुछ वी कैन नॉट रिवील, कुछ वी कैन शेयर। मगर ओवरऑल जब आप देखते हैं तो
इंटरनल मार्केट का ये आ रहा है कि ये फिल्म सबके सब अंडर परफॉर्म करके गई हैं और सिर्फ एक टाइटल जो फॉरेन रिलीज था उसने पैसा कमाया, दैट वाज कैरी ऑन जट्टा। अच्छा, पाकिस्तान में 150 सिनेमा स्क्रीन्स हैं टोटल। कैरी ऑन जट्टा पाकिस्तानी फिल्म तो नहीं है? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो 8वां टाइटल है और 9वां आपके पास इंडियाना जोन्स है। 9 टाइटल्स आपके पास इस बार ईद के ऊपर रिलीज हुए हैं। कैरी ऑन जट्टा इज़ अ पंजाबी सोनम बाजवा की, आई थिंक सोनम बाजवा की मूवी है। सोनम बाजवा की। अब ये टाइटल तीसरा पार्ट है। कैरी ऑन जट्टा 1 भी आई थी, मुझे पाकिस्तानी सिनेमा में मैंने देखी नहीं है, शायद इसको पार्ट 2 देखा है मैंने। तो इसकी इंटरनेशनल फॉलोइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये टाइटल ईद के ऊपर आना, और क्योंकि हमारी लैंग्वेज है पंजाबी उर्दू के करीब का है, सही है, तो वो आके उसको बॉक्स ऑफिस पे कमाना ही था। हर एक को पता था कि अगर वो टाइटल ईद पे रिलीज़ होगा तो ये डेवस्टेट करेगा मार्केट। तो इट वाज बीइंग पुश्ड टिल आफ्टर ईद, एक हफ्ता आगे जा रही थी। इशू ये हुआ कि ना जाने क्या प्रेशर हुआ, और एक्चुअली वो प्रेशर हुआ, ये टाइटल ईद के साथ रिलीज़ हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल भी ईद के साथ आ रहा था, एक प्रेशर बन गया डोमेस्टिकली। तो उसने डोमिनेट कर दिया सारी फिल्मों को। आपकी सारी फिल्में 6-7 पाकिस्तानी टाइटल्स मिला के कैरी ऑन जट्टा का बिजनेस को कंपटीशन नहीं दे पाई। तो इसका एट द एंड ऑफ वजह देखिए, मौला जट भी हम ही ने बनाई थी। जी बिल्कुल। तो क्या वजह है कि हम इस तरह का मटेरियल नहीं मतलब बना पा रहे, कंटेंट कि जो कि इस तरह से बिजनेस भी करे, और देखा बजाय आखिर वो भी तो चला ना, हम ही ने बनाया था, यहाँ नहीं बाहर भी चला। तो क्या प्रोडक्शन उस तरह की नहीं हो रही? असल में सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, हम प्रोडक्शन के लिए तो चलिए एक अच्छी बात है, हम जाके सिनेमा में देख रहे थे, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। सिनेमा से बाहर निकलते हैं, हमारी पहली चीज़ क्या होती है? प्रोडक्शन की तारीफ़ करते हैं या कहानी या एक्सपीरियंस की? हम एक्सपीरियंस की तारीफ़ नहीं कर पाते पाकिस्तान में, कहानी की तारीफ़ नहीं कर पाते। एक टर्म है जो बाहर इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कॉल्ड हाई कॉन्सेप्ट। तो हाई कॉन्सेप्ट सिनेमा पाकिस्तान में नहीं बनता। मौला जट इज़ हाई कॉन्सेप्ट। अभी आप देख लें तो इस ईद में भी एक टाइटल आपके पास 7 में से है जो टेक्निकली क्वालिफाई करता है एक हाई कॉन्सेप्ट, जो है VIP। एक सादा आदमी कराची का मेयर बन जाता है, सही, और सिस्टम सही करता है, दैट इज़ हाई कॉन्सेप्ट। अब उसके ना चलने की वजह कुछ और है, मगर आपके पास 7 में से अगर एक टाइटल सिर्फ हाई कॉन्सेप्ट होगा तो ऑडियंस कैसे जाएगी? आपको हर महीने एक हाई कॉन्सेप्ट मूवी की ज़रूरत है। मौला जट और एक और टाइटल कमली, उनके बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो एक्सेप्शन है टू द रूल। कहानी भी अच्छी है, मेकिंग भी अच्छी है, एग्जीक्यूशन, आपके पास एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन होता है इन सब फिल्मों के साथ। तो ये आप यूँ कहें ना कि 2013 से लेके अभी तक आपके पास ऐसे टाइटल्स शायद मुश्किल से गिनती के होंगे। पाकिस्तानी सिनेमा को चाहिए इसके ऊपर ज़्यादा काम करा जाए। अच्छा, सिनेमा भी 150 हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 7 हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म उठाते भी नहीं हैं, फिर सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। तो ये चीज़ें कितना प्रॉब्लमेटिक है एक फिल्म मेकर के लिए? असल में फिल्म मेकर की इस बार एक बात अभी जो आपने बिल्कुल सही कही कि सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। देखिए, पहली बात, सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर। सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि आपके किसी डिस्ट्रीब्यूटर को साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो 8 के 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो पाकिस्तान में, उनको उस फिल्म के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर के एक्सपीरियंस को डिफाई करके कहा कि यार मेरी फिल्म तो आनी ही चाहिए। इस बार ईद में 7 में से 6 टाइटल्स, आपके 7 में से 3 टाइटल्स सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ये सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन करने के ऊपर सिनेमा में जगह तो मिल जाती है, हर फिल्म अपनी 1 या 2 या 3 स्क्रीन ले लेगी, मगर ये बाकी 4 फिल्मों को नुकसान पहुंचाती है। खुद भी नहीं बिजनेस कर पाती, दूसरों को भी नुकसान होता है। तो ये एक बहुत गंदी प्रैक्टिस इस बार शुरू हो गई है जो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, 7 डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे पास 150 स्क्रीन है, 150 स्क्रीन के अंदर लेआउट भी सही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की बिजनेस देखा जाए तो पिछले 2-3 साल से, हम लोग 4 साल से प्री कोविड एक चीज़ देख रहे हैं कि लाहौर बेस्ड मूवी या पंजाब बेस्ड मूवी ज़्यादा कमाती है। और इसकी एक बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि लाहौर सिर्फ लाहौर में 51 स्क्रीन्स हैं। तो 150 स्क्रीन्स में से 51 स्क्रीन्स अगर सिर्फ लाहौर में होगी, और वो टिपिकल डेमोग्राफिक को आप अप्रोच करते हुए, उसको केटर करते हुए एक प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो तो वहाँ चलना ही है। दैट इज़ वाई कैरी ऑन जट्टा ने बहुत अच्छा बिजनेस करा है वो पंजाब। आपकी वैसे फेवरेट मूवी कौन सी थी? मतलब आपने बताया कि सब अच्छी थी, तकरीबन 6 फिल्में तो आपने देखी हैं, इनमें से किसको आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स देंगे? देखिए, हम प्लस माइनस है हर एक के अंदर ना, तो मैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंपेयर करने वाली बात तो नहीं होगी। मुझे तेरी मेरी कहानियाँ बहुत अच्छी लगी। दैट वाज अ वेरी वेल मेड मूवी। एंथोलॉजी के लिहाज से भी 3 काफ़ी तारीफ भी हुई है। अब वहाँ आई फेल्ट दैट ही वाज फेयर इन द मूवी। अगर कोई एक्टर सच में डोमिनेट करता है, दैट इज़ महविश हयात। महविश डोमिनेट्स द एंटायर फिल्म। और आखिरी का जो सेगमेंट खलील रहमान कमर और क्या कहते हैं नदीम बेग का,
उससे पहले वाला जो सबसे पहला सेगमेंट है नबील कुरैशी का, नबील की फिल्म्स के साथ मुझे क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, मुझे पसंद भी है क्योंकि वो अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आता है। नबील का फर्स्ट नामालूम के अलावा के बाद ये जो आई है तेरी मेरी कहानियाँ का जो फर्स्ट सेगमेंट है जिन महल, वो आई थिंक हिज मोस्ट रिफाइंड प्रोडक्ट आफ्टर द फर्स्ट नामालूम है। तो एक अच्छा पैकेज है तेरी मेरी कहानियाँ। बेबीलिशियस इज ऑल्सो वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छी लगी, मगर बर्गर बच्चों की लव स्टोरी है तो बर्गर बच्चों की लव स्टोरी एक टिपिकल डेमोग्राफिक को अटैच कर पाएगी। सही। तो ये दो सोशल मैसेज नहीं था उसमें, सोशल मैसेज नहीं था। अच्छा, मगर होना भी नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, शायद आप मेरी तस्दीक करेंगे, मुझे ये लगता है कि अब एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि फिल्म मेकिंग में भी इंटरेस्ट ले रही है, जो कि मीडिया साइंसेस पढ़ भी रही है और उनको शौक भी है, काम भी करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है पैसा होगा तो फिल्म बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी पैसों के बगैर नहीं बनती है। अब वो वाले डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स भी नहीं है जो बहुत अरसा पहले थे और वो फिल्में आया करती थी, याद है, जिसमें गंडासे और घोड़े हुआ करते थे और हम कहते थे यार एक ही तरह की फिल्में हैं। अब फिर भी चेंज आया है, लेकिन उस तरीके से ये चेंज काम नहीं कर पा रहा, पता नहीं इसकी वजह क्या है। अच्छा, इसके लिए आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी, बल्कि हमारे पास इस दफ़ा एक सामने एग्जाम्पल रखी हुई है, 2 टाइटल्स। बेबीलिशियस इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, सही, उमर ईसा, उसने कमर्शियल फिल्म बनाई, सही, इट लुक्स लाइक अ बिग कमर्शियल मूवी ओवरऑल, रोमांस भी है, हर भी है, छोटी डेमोग्राफिक के लिए भी है, एलिट्स के लिए भी कुछ है, प्लस साथ साथ आपके पास इन कॉन्ट्रास्ट मदारी भी है। और मदारी, सिराजुल सालकिन और उसकी पूरी टीम, ये टीम नापा से निकली हुई है, ग्रेनिश से निकली है, ज़ैबिस से निकली हुई है। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ लिख के फिल्म मेकिंग के ऊपर आए हैं। बाकी तो आप यूँ कह सकते हैं कि लाड़े के फिल्म मेकर्स अनफॉर्चुनेटली ना। तो मदारी के अंदर ये अच्छी बात है कि देखिए एक इंडिपेंडेंट, ये रिवेंज थ्रिलर है, ये अचानक जॉनर भी ब्रेक कर रही है, आपके पास एक वैरायटी भी आ रही है, प्लस वेल मेड मूवी है। इबाद की परफॉर्मेंस इज थ्रू द रूफ। आपकी बातों से मैं ये अखज़ कर रही हूँ कि काम तो हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन वो इस तरह से चल नहीं रहा जैसे चलना चाहिए। या तो ऑडियंस उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही, नहीं निकल रहे, पैसे नहीं खर्चना चाह रहे, या महंगाई हो गई है। महंगाई भी हो गई है, ऑडियंस खर्च भी नहीं करना चाह रहे। तीसरी बात ये होती है कि देखिए हर फिल्म का जो जॉनर होता है ना, उसके लिहाज से उसकी ऑडियंस होती है। ठीक है, फास्ट एंड द फ्यूरियस की बहुत बड़ी ऑडियंस होगी, मदारी की बहुत कम होगी, तो इसलिए मदारी का बजट भी कम है। ठीक है, चले आप मेरे साथ रहेगा कामरान। एक खबर हमके कल परसों से वायरल हो रही है और बड़ी अजीब सी खबर है कि मुझे भी बहुत मतलब अजीब सा फील हुआ ये खबर देख के। गुलिस्तान जौहर कराची का इलाका जहाँ पर जिनसी जुनूनी शख्स की शर्मनाक हरकत सामने आई और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 में राह चलती बुरकापोश लड़की से हिरासानी की कोशिश की गई, जिसमें लड़की की मुजामत पर ये मुलजिम फरार हो गया, जो कि मुझे मेंटली ये कुछ डिसेबल लग रहा था, कि मुझे मेंटली स्टेबल बिल्कुल नहीं लग रहा था। और इसने ये बड़ी अजीब घटिया सी हरकत की, जिसके बाद ये जनाब यहाँ से फरार हो गया। इसको बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ दिख रहा है, पूरी दुनिया देखेगी। इसी पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर उनूश खान मुझे ज्वाइन कर चुकी है, जो कि चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। मुझे ये बताएगा कि ये जो आपने भी वीडियो देखी होगी वायरल हो रही है, ये लड़का मुझे तो मेंटली स्टेबल नहीं लग रहा, जो इसकी कंडीशन है आपने क्या रीड किया है? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच पहले तो कि आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, जो मैंने पहली दफा ये वीडियो देखी मुझे समझ ही नहीं आई क्या हो। अच्छा। और जब मतलब इतनी ये वायरल हुई और उसके बाद जरा मुझे अंदाजा हुआ तो मुझे भी थोड़ा सा अफसोस हुआ कि ये मतलब हो क्या रहा है। एक सड़क है मतलब जिसमें गाड़ियां खड़ी हुई, अपेरेंटली रेजिडेंशियल एरिया है कि जिसमें किसी वक्त भी कोई बाहर निकल सकता है। और अब तो आम रेजिडेंशियल एरियाज में ये सीसीटीवी कैमरास ने इसमें तो अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि एक आपने जैसे कहा है कि मुझे भी जो मेरा एक बहुत पहला एक इमीडिएट रिएक्शन था वो यही था कि कोई एक नॉर्मल बंदा ये काम नहीं कर सकता। लेकिन आई थिंक कि ये जरा बहुत ज्यादा हमारी एक किस्म की लीनियंट रीडिंग होगी इसकी। ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है वो नॉर्मल ना हो और वो ये काम करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो हालात हैं हर लिहाज से वो इन चीजों को अब फरोग दे रहे हैं। और आई थिंक मसला ये है कि हमें इस चीज पे बात करनी चाहिए कि माशरा इस हाल तक पहुंच क्यों रहा है, क्योंकि ये तो एक वीडियो है जो वायरल हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे वाकयात के बारे में पहले नहीं सुना। बिल्कुल आप ठीक कह रही डॉक्टर अनुष। ये तो वो मतलब वाकया ऐसा हुआ कि इस लड़के को सबने देख लिया और ये मतलब जाहिर है एक रेजिडेंशियल एरिया है और इन इलाकों में कैमरे लगे होते हैं और सबको नजर आ गया। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे
जो कि बज़ाहिर हमारी नज़र में नहीं है, लेकिन ऐसे ही वाक़यात हो रहे हैं और पता नहीं कौन कौन सफ़र कर रहा होगा या मुज़ाहमत करता होगा, परेशान होगा और कुछ कर नहीं पा रहा होगा। ये मेंटल स्टेज आखिर पहुंचती कब है कि इंसान ऐसी हरकतें करने लगे और उसको बिल्कुल लिहाज शर्म ख़त्म हो जाए? कुछ अब इसकी वजूहात, मुहर्रिकात पे बात करेंगी आप? जी, मेरा ख्याल में शायद एक साइकोलॉजिस्ट आपको बेहतर या साइकियाट्रिस्ट इसका, लेकिन आई थिंक एक सोशल पहलू में बात कर सकती हूँ कि अगर मुझे इजाजत हो और मैं आई कैन बी वेरी स्ट्रेट, ये पॉइंट आपका पहुंचता है जब आपके माशरे में फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है। और फ्रस्ट्रेशन के बायस जो है, मतलब बहुत सी वजूहात हो सकती हैं उसमें। जो हमारी पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, जो हमारे माशी हालात चल रहे हैं, वो भी इसका रीजन हो सकते हैं। देखिए, सबसे हर इंसान जो होता है ना, वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। हर इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में अप्रिसिएशन या सराही चाहता है कि उसको सराहा जाए। अब हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली इन चीजों का कुछ फुकदान है। हम जरा कंजूसी मैं से लोगों थोड़ा की सा इससे जरा हट के सोचती हूँ। आप भी जो बात कह रही हैं वो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं इसको दूसरे जाविये से देखती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनको टोटली इग्नोर कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि इसके हाथ में अगर मोबाइल है तो ये कौन सा कंटेंट देख रहा है, किससे मिलता है, ये सोचता क्या है, अकेले में अगर वक्त गुजार रहा है तो ये क्या कर रहा है, उनको बिल्कुल मालूम नहीं है। जाहिर है जब तक आप इग्नोर होंगे, आपको कोई आपकी काउंसलिंग नहीं करेगा, आपको नॉर्म्स नहीं बताए जाएंगे कि आपका कल्चर क्या है, जज्बात आपको कहाँ कंट्रोल करने हैं, और जाहिर है तभी शर्म या लिहाज आपके अंदर आता है ना। जब ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी ना एजुकेशनल सिस्टम में, या तो वहाँ पे टीचर्स आपकी काउंसलिंग करें, जो अब आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन में शुरू हो गया है। कुछ स्कूल्स हैं जो कि आपकी काउंसलिंग भी करते हैं, आपको समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन घरों में ये चीज़ खत्म होती जा रही है। मोबाइल एक 6 महीने के बच्चे के हाथ में भी है। मैं जी इस तरफ आ रही थी कि आखिर ये जो आपकी सोशलाइजेशन है ये होगी कैसे, मतलब ये फ्रस्ट्रेशन डेवलप ही क्यों होती है इन द फर्स्ट प्लेस। देखिए, मुझे तकरीबन 30 साल होने लगे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए। मैं बच्चों से एक चीज पूछती हूँ कि उनकी हॉबी क्या है, उनके मशागिल क्या है, फारग वक्त में वो क्या करते हैं। आप ये सोचें कि अगर बच्चे जो कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में आते हैं, लेट से 18 साल से लेके 22-23 साल तक होते हैं यहाँ पे, उनकी कोई हॉबीज नहीं है। मेरे लिए एज ए टीचर ये एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है कि उनकी हॉबीज नहीं है, क्योंकि जब आपकी हॉबी होती है तो आप कहीं मशहूर होते हैं। डॉक्टर अनूश, हॉबीज इसलिए नहीं है कि हमारे हाथ में एक ऐसा गैजेट आ गया है कि जिसमें हम ऑल द टाइम स्क्रॉल करते रहते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है वो देख रहे होते हैं, फिर हमें जो चीज़ पसंद आ जाए बस वो देख रहे हैं। ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलम ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व देखें। पहले वो वक्त थे जब बच्चे इकट्ठे होकर क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल, वॉलीबॉल खेलते थे, स्विमिंग के लिए जाते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे। अब ये ट्रेंड कम होता जा रहा है सिर्फ एक इस गैजेट की वजह से। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, लेकिन देखिए सब तो ऐसे नहीं है ना। आखिर ये गैजेट तो हर किसी के हाथ में, ये आपके और मेरे हाथ में भी है। हम क्यों स्क्रीन टाइम हमारा इतना नहीं है जितना कुछ बच्चों का है या कुछ नौजवानों का है? बिकॉज हम बिजी हैं, हमारे कुछ और एम्स हैं जिंदगी में। तो मैं इस बात पे आ रही थी कि एक तो जैसे आपने वजह फरमाया कि फैमिली में अब उस तरह से रोक टोक नहीं है, उस तरह से इंटरवेंशन नहीं है कि बच्चों के दोस्त कौन हैं, वो देख क्या रहे हैं। और देखिए, एक हद के बाद बच्चों पे और खसूसन लड़कों पे नजर रखना जरा मुश्किल हो जाता है। इवन हमारे माशरे में भी लड़कियों को तो आप बिठा देते हैं ना कमरे में कि बस बैठ जाओ, तुमने बाहर नहीं निकलना, लेकिन लड़कों को पे नजर रखना मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो रोल है पेरेंट्स के बाद, वो आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स का आता है। लेकिन अगेन जो टीचर्स हैं वो आपको एक हद तक कोई सबक दे सकते हैं, उस पर अमल करना, क्योंकि देखें बच्चे जब यूनिवर्सिटी में आते हैं वो अडल्ट होते हैं। 18 साल की उम्र से एक चीज और भी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लड़कियों को तो बिठा लिया जाता है कि भाई तुम क्या कर रही हो, ये हरकत नहीं करनी है, तुम्हें बाप का डर या भाई का डर। लेकिन लड़का अगर कमा के ला रहा है तो फिर उस पे उस तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो ज़हनी किस कैफियत से गुजर रहा है। फिर मैंने कल भी ये बात की थी कि एक लड़कों पे स्पेशली प्रेशर भी होता है कि ऑब्वियसली अगर एक लड़के की किसी तरह की भी नीड है, उस पे ये प्रेशर है कि जनाब तुमने अभी बहनों की शादी करनी है, अभी भाई के लिए कुछ करना है, वो करोगे तो फिर तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन वो किस मेंटल फेज ऑफ माइंड में है, किस स्टेट से वो गुजर रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आखिरकार वो फिर इस हद तक आ जाता है कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं हमारे सामने है, बज़ाहिर कि लड़का भी मुझे कुछ बेहतर फैमिली का लग रहा है, लेकिन उसने कैसी हरकत की है जो कि बिल्कुल एक, देखिए वही बात है ना कि फ्रस्ट्रेशन के आपके बहुत से लेवल्स हो सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है,
बाज़-औक़ात लोग अपनी जॉब से ही सेटिस्फाइड नहीं होते, वो बॉसेस से सेटिस्फाइड नहीं होते, और अब देखिए इंसानी दिमाग ऐसा है कि जो आपको वेंट चाहिए, आपको एक रास्ता चाहिए जहां से, मतलब देखें लोग जैसे जब गेम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं या कोई तकनीकी काम करने लग जाते हैं, तो मैं एकेडमिक सिस्टम की बात कही थी कि आई थिंक एज एकेडमिक्स हम लोगों को भी अपने जो कोर्सेज हैं उनको जरा इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज हमारी सारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं फॉर मोस्ट पार्ट खसारे में जा रही हैं, तो लिहाजा उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा अहमियत दी जा रही है जिनकी मार्केट वैल्यू है। बिल्कुल, जब हमने सिर्फ मार्केट वैल्यू पे फोकस कर दिया, बस पैसे कैसे बनेंगे हमारे ज़हन में बस ये है। जी, हमारे वो जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट का और एक माइंड डेवलपमेंट का जो एक फैक्टर होता था जिसको हम तरबियत कहते थे, वो बीच में से खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ये होना चाहिए, और इस पर हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है जाहिर है उसकी भी जिम्मेदारी है, उस पर भी जो मतलब अरबाब इख्तियार हैं उनको चाहिए कि इस पे काम करें, और ये काम होना बहुत जरूरी है अगर आप मुआशरे में बेहतरी चाहते हैं, और ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अगर ये कुछ बेहतर करेंगे तो आगे हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होगी, और पेरेंट्स को स्पेशली इसमें अहम किरदार अदा करना पड़ेगा खास तौर पर, क्योंकि अगर आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें वो किसी भी एज में है, वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिलता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी हम इस तरह के वाकयात को रोक सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अगर आप रहमो करम पर जमाने के छोड़ देंगे तो फिर तो यही कुछ होगा जो नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूश, आपने अपना कीमत दिया। अच्छा, अब यहाँ भी मैं कामरान आपसे पूछूंगी, फिल्मों से भी बहुत कुछ सीखते हैं नौजवान, बाज़-औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि बिल्कुल हकीकत से हटके होती हैं, लेकिन एक लड़का जो कि भी जवान हो रहा है और एक फैंटेसी में रहता है, उसको लगता है कि शायद मैं हकीकत में भी कर सकता हूँ जो चल रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि आपका मीडिया जो है दैट्स अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर। आपकी अगर सोच कच्ची है, आपका चेक एंड बैलेंस सिस्टम सही नहीं है फैमिली के अंदर, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ घर से नहीं मिल रही, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हर पेरेंट मैच्योर होता है। एक ऐसी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कुछ साल पहले की बात है, किसी दोस्त के रेफरेंस से मेरे पास एक कॉल आया, और वो साहब ने कहा कि कामरान साहब आपका बड़ा सुना ये चीज़ें, और आप मुझे एक चीज़ में एडवाइस करें। मैंने कहा किस चीज़ में? कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को आला तालीम के लिए एक वीडियो गेम सिस्टम दिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा कितना बड़ा बच्चा है? तो उन्होंने कहा कि बैडली 2 साल का। What? मैंने कहा एक सेकेंड, आप वहाँ क्या देखना चाह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि उस गेम के अंदर गेम सीखेगा तो उसका जहन खुलेगा और चीज़ें करेगा। मैंने कहा आपकी एज क्या है? तो साहब ने कहा मेरी एज 26-27 है। तो मैंने कहा भाई साफ कह दो अपने लिए वीडियो गेम सिस्टम लेना है बच्चे को बहाना बना के। कह रहे नहीं, उससे इसका दिमाग खुलेगा। दिमाग किस बात का खुलेगा? देखिए आप वीडियो गेम्स और बाकी चीज़ों के ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन करके आप यू गोइंग थ्रू अ प्री मेड थिंग। आपको एक चीज़ से एक्सपोजर होता है, उसमें आपकी जहनी नशोनुमा नहीं हो रही। इसके अंदर सिनेमा जैसे आपके पास ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्वेश्चन करते हो, वैसे आप सिनेमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जैसे आपने भी फ़ोन की बात करी, 24 घंटे हर एक के हाथ में फ़ोन है, बड़े बूढ़ों के पास भी है, 40s, 50s, 30s, 24/7 आप उसी के अंदर चलते हैं। की तमीज़ नहीं होगी तो आप उस फ़ोन का, देखिए छुरी है ना, एग्जैक्टली, उससे आप किसी का कत्ल भी कर सकते हैं, उससे आप फल भी काट सकते हैं। एग्जैक्टली। अब ये फल काटना आपको सिखाया जाएगा कि भाई इसका ये पॉजिटिव यूज है और आपने ऐसे करना ही आपके लिए फायदेमंद है। जब आपको छोड़ दिया जाएगा कि तुम जो चाहे देखो, हम तो बिल्कुल हम केयरलेस हैं। और ऊपर से ये डिस्पोजेबल एंटरटेनमेंट हो गई, जैसे आप टिकटॉक्स देख लें या वो देख लें, तो ये 10, 15, 20 सेकंड के अंदर कुछ ट्रेंड्स आना शुरू होते हैं और लोग भेड़ चाल में उस ट्रेंड पे चल पड़ते हैं। हमें पता नहीं है कि हम 10-10 सेकंड की वीडियो करते हुए कितने घंटे सेल फोन पे निकाल देते हैं, जबकि वो काम प्रोडक्टिविटी के थ्रू भी हो सकता है। आप कहीं जाके काम कर लें, मैं कहता हूँ ज़्यादा बेहतर है कि बंदा बाहर निकल के काम करे, जिंदगी का एक्सपीरियंस भी मिलता है। मेरे ज़हन में भी ये सवाल आता है कि आखिर वो कौन से बच्चे होते हैं कि जो कि ये जो आपने अक्सर देखा होगा कंपटीशंस होते हैं इंटरनेशनली ऑनलाइन, ये माइक्रोसॉफ्ट के, एक्सेल, ये वो इस तरह के जितने भी कंपटीशन होते हैं, 3-3 साल के बच्चे उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। जाहिर है कुछ ना कुछ तो गाइडेंस उनको उनके पेरेंट्स की तरफ से मिल रही होगी ना, तो ये वो तवज्जो है जो मिलती है तो वो करते हैं। आप छोड़ दें, मोबाइल दे दें या गेम खेलते रहो, मुझे तंग नहीं करो, मुझे अपना काम करने दो, पर उसके नतीजे तो यही निकलते हैं ना। ऐसे कैसे पॉसिबल है? अनफॉर्चुनेटली हो चुका है ना। आपके पास देखिए पहले हमारे पास सिर्फ टेलीविजन हुआ करता था और बहुत हम होता चले जाते थे। मैक्सिमम हमारी जो क्या कहते हैं सोशल गैदरिंग और ये होती थी फैमिली के साथ होती है, या हम बाहर आउटिंग्स रखते थे ना। अब हम फैमिली के पास ना जा रहे हैं, अगर जा भी रहे हैं तो वहाँ पर भी सब लोग हाथ के अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे होते हैं। तो दिस इज़ अ मेजर डिटरेंट। आपके पास चेक एंड बैलेंस सिस्टम ख़त्म हुआ हुआ इस पॉइंट के ऊपर, और जिस तरीके का डिक्लाइन है
आप देखें जॉब्स पहले मेहनत मुशक्क़त की होती है, इस पॉइंट पे मेहनत मुशक्क़त ये है कि आप सोशल मीडिया में ट्रेंड करा दो, आपके पास मैक्सिमम कंपनीज आपकी इस पे आ चुकी हैं। लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है सिर्फ इसी चक्कर में कि जनाब हमें उस ट्रेंड में आना है, तो और हमें रातों रात हिट होना है कि उसके बाद जाहिर है फिर हमें कमर्शियल्स भी मिलेंगे, ड्रामों में काम भी मिल जाएगा, मजे आ जाएंगे। तो पढ़ाई तो सभी करते हैं, छोड़ें उसको, क्या जरूरत है करने की। वो बेचारे फिर डिग्रीज लेके मारे मारे फिर रहे होते हैं कि जॉब नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया कामरान, आप मेरे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है। बर्लिन में जनाब आपको याद है कि स्पेशल ओलंपिक गेम्स हुई और उसमें हमारे एथलीट्स तकरीबन 84 एथलीट्स गए थे और पाकिस्तानी बच्चों ने वहाँ कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 84 एथलीट्स और 80 के करीब मेडल्स हमें मिले हैं, नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। सफ़ीर आबिद हैं, ज़ैनब अली हैं, सादिया जुनैद हैं, माज अखलाक समेत कई पाकिस्तानी बच्चों ने मजमूई तौर पर 80 मेडल जीते हैं। एक रिपोर्ट हमने बनाई है, मैं चाहती हूँ पहले आप वो देखिए, उसके बाद मेहमान भी मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनका तारुफ भी आपसे करवाऊंगी। क्या ही कमाल खेल वहाँ पे इन्होंने पेश किया है और 80 मेडल्स इन्होंने जीते हैं। इस वक्त बिनिश मेरे साथ हैं जो कि कोच हैं जनाब, सादिया मेरे साथ हैं, सादिया ने जनाब वहाँ से सिल्वर मेडल लिया है, 2 4 मेडल लिए हैं। फिर माज मेरे साथ हैं और माज ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। क्या बास्केटबॉल खेलते हैं। सबसे पहले मैं बिनिश आपकी तरफ आऊँगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सबसे ज़्यादा ऑनर की और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने एक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और माशाल्लाह के मतलब मेडल्स के साथ एक बहुत अच्छा हम लोग करके आए हैं वहाँ पर। अच्छा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं अब आती हूँ जनाब सादिया की तरफ। सादिया, सबसे पहले तो अपने मेडल्स दिखाएं आप जल्दी से। 4 मेडल्स हैं, कैमरा मैन आप दिखाएंगे। ये 4 मेडल्स हैं 2 और उसके साथ इनको जनाब ये सिल्वर मेडल मिला है। और कैसा लगा जब ये मेडल्स पहनाए जा रहे थे? मुझे अच्छा फील हुआ और खास मैंने इंडिया वालों के साथ ही मैंने सिल्वर मेडल जीती। ओह, यानी कि हमारी पाकिस्तानी जो कुड़ी थी उसने भारतीय हरीफ को चित किया जी। 2 दफा मैच खेला भारतीय हरीफ के साथ और दोनों दफा सादिया ने विन किया। क्या बात है। अच्छा, मुझे बिनिश ने भी बताया कि सादिया को इतना ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिला था, ट्रेनिंग इनकी उस तरह से नहीं थी जैसे बाकियों की थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कमाल वहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है। तो सादिया बहुत बहुत मुबारक हो आपको और ऐसे ही आपने खेलते रहना है इंशाल्लाह। माज कैसी रही प्रैक्टिस भी और कैसा रहा एक्सपीरियंस? प्रैक्टिस अच्छी रही। दिखा दें आप भी ये ब्रॉन्ज मेडल जो माज ने वहाँ पर जनाब विन किया है। तो माज कैसा लगा था जब आपको मेडल पहनाया? बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। क्या सोच रहे थे उस वक्त? खुश हो रहे थे? सबके एक्सप्रेशंस नोट कर रहे थे? खुशियाँ थी। मजा आया वहाँ पे? जी बिल्कुल। मौसम भी सुना बड़ा अच्छा मिला आपको? जी। बारिश भी मिली, एंजॉय भी किया वहाँ पे खूब। सही। चले तो सादिया अभी जिस तरह माशाल्लाह ये लोग वापस आ गए हैं, वहाँ पर 80 एथलीट्स के साथ आप लोग गए थे, फिर वहाँ प्रैक्टिस कितने दिन जारी रही, फिर कब गेम्स शुरू हुए, कैसा वहाँ पे रहा, पूरा बताएं ना हमें। अच्छा, ऐसा होता है कि जो शुरू के जो कुछ दिन होते हैं वहाँ पे होस्ट टाउन प्रोग्राम होता है कि लाइक जिस सिटी में आप गए हैं वहाँ की कुछ जगह आपको दिखाई जाती हैं, विज़िट करवाया जाता है, थोड़ी कि वहाँ की हिस्ट्री क्या रही है। सो वहाँ पर हमने ये सारी उनका म्यूज़ियम भी विज़िट किया, बर्लिन पार्लियामेंट जो है वो बिल्डिंग भी देखी, इसके अलावा वॉल ऑफ बर्लिन भी वो लोग हमें लेके गए थे और वो उनके गाइड थे, वो जो पूरी उन्होंने एक हिस्ट्री हमें बताई। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भी मतलब एक्सपीरियंस मिला, नई एक तो वैसे भी एक नए कंट्री में नए लोगों के साथ मिलने का मौका, वो भी अच्छा था। और इस प्रोग्राम के बाद जब फिर हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी, दैट वाज फैबुलस कि एक इंटरनेशनल लेवल पर जब इतने सारे मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पे वैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 84 एथलीट्स और 80 मेडल्स मिल जाएंगे? एक्सपेक्टेशन तो हमेशा हाई रखनी चाहिए क्योंकि लास्ट वर्ल्ड गेम भी जो थे 2019 में जो अबू धाबी में हुए थे उसमें भी पाकिस्तान के पास 69 मेडल्स आए थे। सो ये तो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इस बार माशाल्लाह कि हमने पिछले वाले नंबर को क्रॉस किया और हम उससे ज़्यादा मेडल्स लेकर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी मेहनत थी बच्चों की, कोचेस की, इवन जब हम टीम की बात करते हैं कि जो लोग सामने नज़र आते हैं उतने ही लोग पीछे भी होते हैं जो कि ये सब मेहनत कर रहे होते हैं। और जो कहा जाता है ना कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, तो इस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस किया कि वाकई में इसी तरह से ही होता है कि इतना सब कुछ जब सब लोग मेहनत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। माज, मुझे आप ये बताओ कि वहाँ पर
कैसा खेल रहा? आपकी जिससे फाइट हुई है या जिसके साथ आपने खेला है, बास्केटबॉल में है ना आपका? तो कौन था हरीफ? कौन सी कंट्री से थे? पाकिस्तान, डिफरेंट कंट्रीज थे। अच्छा, डिफरेंट कंट्रीज के, क्योंकि वहाँ पे डिविजनिंग होती है, फिर उसके बाद लीग मैचेस होते हैं और इस तरह से अलग अलग कंट्रीज थे काफ़ी सारे। ओके, अच्छा, मुख्तलिफ कंट्रीज के थे उस पे इनके साथ जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो शेयर करो, मज़ा कब आया ज़्यादा, कब बहुत खुशी हुई, कुछ बताओगे? ज़्यादा मज़ा कहाँ पर आया था? जर्मनी में। सैर भी तो बहुत सारी की है, इतने सारे वहाँ पे आपने मॉल देखा है, म्यूजियम देखा है, वॉल ऑफ बर्लिन देखी है, कहाँ अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? सब जगह। अब नेक्स्ट इटली जाना है आप लोगों ने जी, इंशाल्लाह। तो उसकी तैयारी कब से शुरू हो जाएगी? बस हम लोग अभी आजकल जिस तरह से अब बातें कर रहे होते हैं कि चूँकि अभी समर वेकेशन है स्कूल्स में, तो वंस जब स्कूल रिज्यूम होंगे तो उसके बाद से फिर न्यू कैंप्स, न्यू ट्रेनिंग्स, न्यू रजिस्ट्रेशंस और बस फिर इसके लिए सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेंटली प्रिपेयर है सादिया? जी, सादिया मेंटली प्रिपेयर है? जी बिल्कुल। तो अब मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी अम्मी अबू ने इसमें बहुत साथ दिया, मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ साथ। क्या बात है भाई, ऐसा पैशन चाहिए सादिया में। तो सादिया अभी तो ट्रेनिंग कुछ कम की थी, लेकिन माशाल्लाह सिल्वर मेडल मिला है, आगे गोल्ड मेडल मिलेगा ना? इंशाल्लाह। पूरी तैयारी है? जी। अच्छा, कितनी देर ट्रेनिंग करती हो आप? मैं 2 टाइम ट्रेनिंग करती थी। अच्छा, सुबह और शाम में? जी, इनकी 2 टाइम ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि हमें लगता था ना कि वक्त कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी टाइम है उसको कंज्यूम किया जा सके ना। तो ये 2 टाइम भी ट्रेनिंग करती रही हैं, सुबह उठ के भी और शाम में भी। इवन ये कितनी गर्मी भी थी, लेकिन ये और इनके कोच जो थे उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो सादिया, घर में कोई और भी खेलता है? घर में कोई बहन खेलती है, भाई खेलता है? नहीं, वैसे तो खेलना तो जा रहे थे आगे का। अच्छा, तो आपको कैसे शौक हुआ टेनिस खेलने का? पहले तो कह रहे थे कि टेनिस तो खेल नहीं पाएगी, अब आहिस्ता आहिस्ता खेलना सीखी हूँ, तो मैं आगे जाकर भरी हूँ मैं। क्या बात है, आगे जाकर तो हाथ से करनी है। अच्छा, किसको देख के शौक किसको देख के हुआ था? यहाँ बस मतलब आप कोई और गेम भी तो खेल सकती थी, टेनिस ही क्यों खेला? अच्छा, वैसे एक मैं बताऊं कि सादिया जो है हमारे पास पिछले वर्ल्ड गेम्स में भी हमारे साथ थी, और सादिया साइक्लिस्ट थी उस वक्त, तो ये साइकिलिंग भी करती रही हैं। वाह, उसका तो मल्टी टैलेंटेड है सादिया। साइकिलिंग भी करती हैं और टेनिस भी खेलती हैं, स्पोर्ट्स का शौक है इसका मतलब है। जी, क्या बात है। और माज, आप बताओ, घर में और भी कोई खेलता है बास्केटबॉल? बस आप ही खेलते हो? शुरू से शौक था आपको बास्केटबॉल खेलने का? टेनिस से पहले मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा, तो क्रिकेट भी अच्छी खेलनी आती है आपको? मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूं। कौन सा क्रिकेटर आपका फेवरेट है? शाहीन अफरीदी। पहले ओवर में विकेट। अच्छा, सही, जबरदस्त। इसका मतलब है क्रिकेट मैचेस भी देखते हो आप। तो क्रिकेट को कंटिन्यू क्यों नहीं किया, बास्केटबॉल की तरफ क्यों आ गए? वैसे ही क्रिकेट में छूट गई थी लॉकडाउन की वजह से। क्रिकेट छूट गई भाई लॉकडाउन की वजह से। ठीक है जी, छूट गई क्रिकेट लॉकडाउन की वजह से, तो फिर सोचा बास्केटबॉल ट्राई करते हैं। लेकिन अच्छी बात है ना, सारे खेल आने चाहिए। अच्छा, तो बिनिश, अब मुझे ये बताएगा कि वहाँ पे इनका कॉपरेशन कैसा रहा आप लोगों के साथ? बहुत अच्छा, और क्योंकि एक तो जिस तरह से आप एक बता देते हैं ना कि इस तरह से टीम के साथ आपने करना है, और एक बहुत अच्छी रूटीन सेट हो गई थी कि हर बच्चे को पता होता है कि भाई सुबह आपने इतने बजे उठ के नाश्ता करना है, और इस तरह से अपना पूरी किट पहन कर तैयार होना है, और ये सब तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। कभी कभार होता है कि आप बच्चों के साथ काम कर रहे होते हो तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब कि वो तो हमें सब चीज़ों को साथ लेकर ही चलना है। लेकिन बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वहाँ से कैसी कॉपरेशन थी? उनके 80 बच्चों को साथ जाना, फिर उनको मैनेज करना, फिर जाहिर है वहाँ सिर्फ आप लोग तो नहीं होंगे, मुख्तलिफ कंट्री से एथलीट्स आए होंगे, तो इवेंट ओवरऑल ऑर्गेनाइज कैसा हुआ था? बहुत अच्छा, इतने ग्रैंड लेवल पर ये सब कुछ, मैं जिस तरह से पहले बताई थी कि ओपनिंग सेरेमनी और ये सब चीज़ें, मतलब बहुत अच्छा था, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के लिहाज से अच्छा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे माज बास्केटबॉल में थे, तो इसमें आपने बताया कि मुख्तलिफ कंट्री से एथलीट्स होंगे साथ। जी, तो वो टीम्स की सूरत में होंगे ना? बिल्कुल ऐसा ही, हाँ, टीम्स की सूरत में। इनका जो मुकाबला हुआ था वो किस टीम के साथ हुआ था फाइनल में? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि उसमें फाइनल में ये हुआ था कि पाकिस्तान की एक टीम का मुकाबला दूसरी टीम के साथ हुआ था। यानी अपनों को ही हरा के आया है भाई। कितनी बुरी बात है ये, अपनों को ही वहाँ पे हरा दिया। तो इस तरह से था कि पाकिस्तान की एक, क्योंकि हमारी 2 टीम्स थी, तो पाकिस्तान की एक टीम का दूसरी टीम के साथ हुआ था कंपटीशन, एंड पाकिस्तान मेल टीम जो है फिर उसका ब्रॉन्ज मेडल आया था। यहाँ पे आके वो पूछ रहे होंगे अच्छा नहीं किया, माज हमारे साथ हैं।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सरवत भी आपके साथ गई थी, सरवत की कॉपरेशन आपने कैसी देखी, उनका क्या वहाँ पे रोल रहा? अच्छा, वो चूँकि शी इज़ आवर ब्रांड एम्बेसडर, तो वो हर जगह जिस तरह से हमें प्रमोट कर रही होती हैं बच्चों को और वो सबको, और इसी तरह से ओपनिंग सेरेमनी में शी वाज सो मच मोटिवेटिंग, और बच्चों के साथ साथ वो जिस तरह उनके साथ पिक्चर्स खिंचवा रही हैं और उन्हें मोटिवेट कर रही हैं। और स्पेशली इस बार भी जिस तरह लास्ट वर्ल्ड गेम्स की तरह इस बार भी हमें ये वाला टाइटल मिला था कि वन ऑफ आवर एथलीट जिसको वो टॉर्च बेयरर बनी थी हमारी ओपनिंग सेरेमनी में, क्योंकि हर वर्ल्ड गेम में कुछ ही मुल्क होते हैं जिनको ये वाला एजाज़ मिलता है कि उनका कोई ना कोई एक एथलीट जो है वो टॉर्च बेयरर बनता है। तो इस साल जो था ये वाला एजाज़ पाकिस्तान के हिस्से में इस तरह से आया कि हमारी एक एथलीट है, शी इज़ फ्रॉम इंटीरियर सिंध, यानी कि बहुत पुराना, मतलब काफ़ी एक रूरल एरियाज़ में जगह है, झुड्डो के नाम से एक गांव है, जहां से हमारी एक रनर थी सना। अच्छा, तो शी वाज आवर टॉर्च बेयरर जी। तो उस वक्त भी तो सरवत वाज विद आवर टीम, और वो जिस तरह से जबरदस्त है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा रहा इवेंट पूरा, और आप लोगों ने माशाल्लाह एंजॉय भी किया और साथ में अच्छा परफॉर्म करके 80 मेडल्स भी लेके आए हैं, तो जितनी आपको मुबारकबाद दी जाए कम है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अजहा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइशें उनको यहाँ से उठाया जा रहा है, और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और मैं मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।